1994 में 18 साल के एक लड़के ने पहली बार बड़े पर्दे पर जुरासिक पार्क मूवी देखी, जहां पे उसे ऐसे ऐसे जीव दिखे जो कि करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके थे और इस बात से उसका दिमाग पूरा हिल चुका था। सवाल ये नहीं था कि डायनासोर कैसे बने, बट सवाल ये था कि एक इंसान ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि इतने सारे डायनासोर्स या इतने सारे एनिमल्स को ऐसे वीएफएक्स के थ्रू सिनेमा घर में लाने का, और इतना सब सोचने के बाद भी इन सबको सच कैसे बना सकता है। इस पूरी चीज के पीछे कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होगी कि ये सारी चीजें हम लोग सिनेमा घर में देख पा रहे हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि प्राइम फोकस स्टूडियोज का सीईओ नमित मल्होत्रा था, और उसी वक्त उन्होंने ये सोचा कि हमारे भारत में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती जिसको दुनिया देखे और देख करके शौक रह जाए, क्योंकि कहानियों की कमी तो हमारे पास कभी से थी ही नहीं। कमी है तो बस टेक्नोलॉजी और विजन की। यहीं से जन्म हुआ प्राइम फोकस स्टूडियोज का, जो कि एक गैरेज स्टार्टअप था। ये लोग वीएफएक्स, पोस्ट प्रोडक्शन और स्टूडियो कन्वर्जन, वो काम जो हॉलीवुड में हुआ करते थे, नमित उसको इंडिया में कर रहे थे। प्राइम फोकस सिर्फ एक क्रिएटिव स्टूडियो नहीं था, वो एक बिजनेस रेडी वीएफएक्स मशीन था, जहां क्रिएटिविटी के साथ डिसिप्लिन भी था और इमेजिनेशन के साथ स्केलेबिलिटी भी। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वीएफएक्स गेम अभी भी लंदन और हॉलीवुड के पास था, और वहीं पे मौजूद थी एक लेजेंडरी कंपनी, डीनेग। अब प्राइम फोकस और नमित मल्होत्रा को समझने से पहले आपको डीनेग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1998 लंदन, ये वो दौर था जहां पे वीएफएक्स उतना ज्यादा ग्लैमरस नहीं था। उस टाइम ऑस्कर्स में ना इनकी ज्यादा बात होती थी, ना बिलियन डॉलर फ्रेंचाइज का जमाना था। बस कुछ लोग थे जो ये मानते थे कि सिनेमा सिर्फ सिनेमा से नहीं, इमेजिनेशन से बनता है, और उस इमेजिनेशन को पर्दे तक लाने के लिए वीएफएक्स को मार्केट में लाना जरूरी है। और इसी काम में 4 वीएफएक्स आर्टिस्ट लग जाते हैं, पीटर चियांग, पॉल फ्रैंकलिन, जिनके लिए वीएफएक्स सिर्फ इफेक्ट्स नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग का हिस्सा था, और उनके साथ थे मैट हॉलबेन और एलेक्स होप, जिन्होंने क्रिएटिविटी को बिजनेस में बदलने की हिम्मत दिखाई। इन्हीं लोगों ने एक छोटी सी कंपनी शुरू करी जिसका नाम था डबल नेगेटिव, यानी कि डीनेग। ना बड़ा ऑफिस था, ना बड़ी टीम, ना हॉलीवुड का सपोर्ट था, बस थी तो एक जिद, हम लोगों को फिल्में दिखाएंगे नहीं, फील भी कराएंगे, वो भी विजुअली। उस दिन इनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा स्टार्टअप आगे चल के 9000 वीएफएक्स आर्टिस्ट लोगों की ग्लोबल आर्मी बनाएगा और हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों की रीढ़ की हड्डी बनेगा। धीरे धीरे डीनेग हॉलीवुड में घुसती चली गई। बैटमैन, हैरी पॉटर, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, एक के बाद एक मास्टरपीस दिए। ऑस्कर्स, एमी, बीएफटीएज, ऐसा कोई भी बड़ा अवार्ड नहीं था जो डीनेग ने ना जीता हो। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक कीमत थी, जो कि था पैसा। बाहर से वीएफएक्स की दुनिया बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस दिखती है, लेकिन अंदर की सच्चाई बेहद ब्रूटल है। उस समय वीएफएक्स कंपनीज का मार्जिन लगभग 0 हुआ करता था। टाइट बजट्स, इम्पॉसिबल डेडलाइंस, और जरा सी भी कैलकुलेशन गलत हुई तो प्रॉफिट नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो जाएगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको वीएफएक्स कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझना होगा। आज की ज्यादातर वीएफएक्स कंपनीज फिक्स्ड बिड मॉडल पे काम करती है, मतलब पहले ही क्लाइंट को एक फाइनल प्राइस बता देती है। ये प्राइस नंबर ऑफ शॉट्स और प्रोजेक्ट को देख कर तय होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम फोकस स्टूडियो ने ड्यून मूवी में वीएफएक्स करने के लिए $100 मिलियन चार्ज करे थे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वीएफएक्स कोई टूथपेस्ट जैसे फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं है, ये प्योर क्रिएटिविटी है। फिल्म में क्या होगा, डेमिगॉर्गन कैसे दिखेगा, अराकीस के सैंडडॉम्स कितने बड़े होंगे, वो स्क्रिप्ट पढ़ के या स्टोरी बोर्ड देख करके गेस किया जाता है। लेकिन शॉट्स शूट के बाद भी बदलते रहते हैं। डायरेक्टर को चेंजेस चाहिए, स्टूडियो को पॉलिश, लेकिन पैसे फिक्स रहते हैं। अगर ज्यादा पैसे मांगे तो बिड हार जाएंगे, और अगर कम रखा तो लॉस आपकी कंपनी का। इसीलिए एक फिल्म खत्म करने में महीनों या कभी कभार सालों भी लग जाते हैं। ड्यून का वीएफएक्स 6 महीने में खत्म हुआ था, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की टीम ने काम करा था, और इसमें 1200 से भी ज्यादा वीएफएक्स शॉट्स थे। अब ये $100 मिलियन तो सब इन्हीं सारी चीजों में चले जाते हैं और बचता है ठेंगा। यही वजह है कि दुनिया की ज्यादातर वीएफएक्स कंपनीज या तो बिक जाती हैं या तो साइलेंटली बंद हो जाती हैं। और डबल नेगेटिव यानी कि डीनेग, वो भी इसी कगार पे खड़ी थी। प्रोजेक्ट्स थे, टैलेंट था, नाम भी बन चुका था, बट एक चीज जो नहीं थी वो था कैश। हर फिल्म के साथ रिस्क बढ़ते जा रहा था, और एक वक्त ऐसा आया जब लगने लगा कि ये कंपनी शायद ज्यादा नहीं टिक पाएगी। यही वो मोमेंट होता है जहां पर ज्यादातर बिजनेस स्टोरीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन यही एक कहानी में एंट्री होती है हमारे इंडियन बिजनेसमैन और फिल्म एंथुजियास्ट नमित मल्होत्रा की, जो कि हजारों किलोमीटर दूर भारत को सिनेमा में सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि इंडस्ट्री की तरह समझ गए थे। वो अब एक ऐसे एंटरप्रेन्योर थे
जिसे वीएफएक्स का बिजनेस जमीन से खड़ा करने का भी एक्सपीरियंस था। अब जब उन्होंने डीनेग यानी डबल नेगेटिव को देखा तो उन्हें एक स्ट्रगलिंग कंपनी नहीं, एक ग्लोबल पोटेंशियल दिखाई दिया। जहां लोग 1000 रुपए की एसआईपी करने से डरते हैं, वहां नमित मल्होत्रा ने मिलियंस ऑफ डॉलर का रिस्क लिया और फिर हुआ वो फैसला जिसने वीएफएक्स इंडस्ट्री का इंडिया में फ्यूचर बदल के रख दिया। प्राइम फोकस स्टूडियोज और डबल नेगेटिव यानी डीनेग का मर्जर, यही वो पल था जब डीनेग सिर्फ एक ब्रिटिश स्टूडियो नहीं रह गया, वो बन गया इंडिया प्लस वर्ल्ड का जॉइंट फोर्स। पैसे मिला, स्ट्रक्चर मिला और सबसे जरूरी सांस लेने की जगह। ये कोई टेक ओवर नहीं था, ये एक रेस्क्यू मिशन था। नमित मल्होत्रा ने डीनेग को सिर्फ बचाया नहीं बल्कि एक ग्लोबल वीएफएक्स पावर हाउस बना दिया। लंदन से निकलकर मुंबई, वैंकूवर, लॉस एंजल्स, हैदराबाद, डीनेग अब एक स्टूडियो नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बन चुका है। इंडियन टैलेंट अब ग्लोबल सिनेमा के साथ काम कर रहे थे। आज प्राइम फोकस के पास 8 ऑस्कर्स, 8 BAFTAs और कई एमी अवार्ड्स और 12,000 से भी ज्यादा आर्टिस्ट की ग्लोबल टीम है। हर दूसरी मूवी जो आज वर्ल्ड स्टेज पे रिलीज होती है उसमें कहीं ना कहीं डीनेग या प्राइम फोकस होते ही होते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया नमित मल्होत्रा की वजह से। पर सच ये है कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये अवार्ड्स नहीं है, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट वो है जिसे आज तक हर इंडियन का सिर्फ एक सपना माना जाता था, भारत की रामायण को दुनिया के सामने लाना। जैसे हॉलीवुड ने अपनी माइथोलॉजीज को अमर किया है और अभी भी कर रहे हैं। जैसे क्रिस्टोफर नोलान की अगली फिल्म ओडेसी एक ग्रीक एपिक है। आने वाली रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये आस्था है, जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा रिस्क भी, क्योंकि इस फिल्म को फाइनेंस भी नमित मल्होत्रा खुद कर रहे हैं, जिसमें 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए तक लग रहे हैं। क्योंकि क्रू में दुनिया के टॉप आर्टिस्ट हैं। जैसे इस फिल्म का म्यूजिक बना रहे हैं 2 ऑस्कर विनर्स हांस जिमर और AR रहमान। शायद यही वो पल है जब इंडियन सिनेमा सिर्फ म्यूजिकल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वर्ल्ड सिनेमा में ऐसे कॉम्पीट करेगा जैसे जापानीज और साउथ कोरियन सिनेमा करता है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो ये सिर्फ प्राइम फोकस या रामायण की जीत नहीं होगी, ये पूरे भारतीय सिनेमा का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। अगली बिजनेस केस स्टडी किस कंपनी के ऊपर या किस फाउंडर के ऊपर होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।